लोकोमोशन। ध्यान से समझना, अभी हम चल पा रहे हैं और उसके बाद हम क्या कर पा रहे हैं, हाथ भी मूवमेंट कर पा रहे हैं। तो दिस इज लोकोमोशन। मूवमेंट भी देखने को मिल रहा है, लोकोमोशन। तो वी कैन से दैट कि ऑल मूवमेंट आर नॉट लोकोमोशन बट ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट। तो ये वायरस का नेचर है क्या? वायरस के अंदर कोई मॉलिक्यूल्स होता नहीं है। अगर ये वायरस है तो इसके अंदर कोई मॉलिक्यूल्स होता नहीं है। अगर ये बॉडी के बाहर है और बॉडी के अंदर जब आएगा तो ये कौन सा मोड ऑफ रोटेशन होना चाहिए बताओ तो? ये होना चाहिए हेटेरोट्रॉपिक का पैरासाइटिक, है ना? पैरासाइटिक। आगे देखते हैं अभी और फोटो आएगा कि अभी कोई भी जितना भी पॉपुलर है लाइफ में, मेरे हिसाब से ये वो पॉपुलैरिटी सिर्फ एनर्जी। लाइफ इज द गेम ऑफ एनर्जी। योर पॉपुलैरिटी इज ओनली एनर्जी। बिकॉज तुम्हारा जो पर्सनालिटी है वो तुम्हारी एनर्जी है। किस डायरेक्शन में तुम्हारी एनर्जी काम कर पा रहा है वो तुमको पॉपुलैरिटी, वो तुम्हारा नाम, वो तुम्हारा पहचान बना रहा है, वो तुम्हारा रिस्पेक्ट बना रहा है। तो तुम्हारी बात करते हैं एनर्जी हमारी बॉडी में आ कहां से? वी नो दैट कि हमारा फ्यूल खाना है। हम खाना खाते हैं, हमारी बॉडी में एटीपी बनता है तो हमें एनर्जी मिलता है। अब हमारे पास पॉइंट है कि जो हमारे पास एनर्जी हर एक काम के लिए चाहिए। इवन अगर मेरे को इसको उठाना होगा तो इसके लिए भी एनर्जी चाहिए। अगर मेरे को सांस लेना है तो भी एनर्जी चाहिए। अगर मेरे को पढ़ाना है फिर भी एनर्जी चाहिए। अगर मेरे को सांस छोड़ना है एनर्जी चाहिए क्या? नहीं। ऐसा बॉडी का लाइफ स्पेन का सीधा सा मतलब होता है जन्म से लेकर मृत्यु तक का समय, उसको हम लाइफ स्पेन बोलते हैं। इसको लिखना कैसे? मेटाबॉलिज्म है क्या? हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी के सेल्स में या हमारी बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं वो सारे मेटाबॉलिज्म। तो हेलो एवरीवन, तो आज का सेशन होगा क्लास 10th के बायोलॉजी का सबसे पहला चैप्टर लाइफ प्रोसेस। बहुत सारे स्टूडेंट क्लास में एब्सेंट थे ड्यू टू फेस्टिवल, ड्यू टू तबीयत खराब, जो भी आपका प्रॉब्लम था कोई एक्सक्यूज नहीं देना है। आपका जो टेस्ट होगा परसों, अगर आप इस लेक्चर को अच्छी तरीके से देखोगे तो आपका सारा क्वेश्चन आप आराम से अटेम्प्ट करोगे। इस लेक्चर में हम लोग सारे थ्योरी को अच्छी तरीक़ा से डिटेल तरीक़ा से फिल कर रहे होंगे, समझ रहे होंगे। और पढ़ना और समझना बहुत अंतर होता है। समझ के हम लोग एक एक पॉइंट को, एनसीईआरटी के एक एक लाइन को डिकोड कर रहे होंगे। तुम ध्यान से सुनो और इसका अगर नोट्स नहीं बनाए हो तो नोट्स बना लो, क्योंकि जब कॉपी चेक होगा तो यू विल गेट हार्ड पनिशमेंट। तो इसके लिए भी रेडी रहो और लेक्चर को अभी आप अच्छी तरीके से देखो। अगर आप नॉन एकेडमी के स्टूडेंट भी हो तो मैं लेक्चर का जो नोट्स है मैं टेलीग्राम या फिर इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो हम लोग बिना डिले के हुए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो आज का लेक्चर हमारा लाइफ प्रोसेस है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि हमारे क्लास 10th की बायोलॉजी में कितना चैप्टर है। लाइफ प्रोसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, हेरिडिटी और उसके बाद आवर एनवायरनमेंट। ये 5 चैप्टर है, जिसमें से हम लोग का सबसे पहला आज का टारगेट है लाइफ प्रोसेस के कुछ टॉपिक को करेंगे। डैट मीन्स कि न्यूट्रिशन टॉपिक के ऊपर हम लोग बढ़ेंगे और यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। लाइफ प्रोसेस का अगर हम तुमसे पूछे तो मतलब क्या होता है बताओ। लाइफ प्रोसेस का जब भी हम बात करते हैं तो तुम देख सकते होगे कि हमारे पास कुछ फिगर वे में हमने लाया है और अभी यहाँ से हम लोग कुछ पहले बेस क्रिएट करेंगे कि लाइफ प्रोसेस जो वर्ड है हमारा ये किसके साथ डील करता है। आखिर लिविंग ऑर्गेनिम्स का मतलब होता क्या है? तो लाइफ प्रोसेस का मतलब होता है कि जिंदगी जीने के लिए वो सारा काम जिसके बिना तुम मर जाओगे वो लाइफ प्रोसेस है। अगर वो काम तुम नहीं करोगे तो मर जाओगे। इसको हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। ये आपका हिंदी में हो गया। ये सारा चीज़ अगर हम बात करते हैं कि आपको लाइफ प्रोसेस का एग्जैक्ट जो एनसीईआरटी डेफिनेशन बोलता है वो सारा आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखा मिलेगा। आप आराम से सिर्फ सारा नोट डाउन कर लेना, जो कॉपी में भी अगर मिस होगा आप उसको ऐड कर लेना। तो हमारे पास पॉइंट है कि आखिर लाइफ प्रोसेस करने वाला कौन है? लिविंग ऑर्गेनिम्स। कोई भी चीज़ को लिविंग और नॉन लिविंग कब बोल रहे हैं? जब किसी के भी पास सेल है और सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म शो कर रहा है, लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स शो कर रहा है, तो उसको हम लिविंग बोलेंगे। नॉन लिविंग किसको बोलेंगे? जब जिसके पास सेल नहीं है और सेल नहीं है और वो डेड है। अगर सेल है भी तो अगर वो डेड है तो वो भी तो नॉन लिविंग में ही हो जाएगा ना। तो हमको सीधा सा यहाँ समझना है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं जिसके कारण से हम उसको लिविंग बोलते हैं, है ना। तो लिविंग बींग्स को भी लिविंग कब बोलते हैं? जब उसके पास सेल है और सेल भी अपने कुछ कैरेक्टर्स को शो करते हैं जिसके कारण से उसको हम लिविंग बींग्स बोलते हैं। सेल के बारे में हम लोग 9th में पढ़े थे कि सेल हमारे पास या तो यूनिसेलुलर होता है या तो मल्टीसेलुलर होता है, कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पे प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। अगर हम देखते हैं कि सबसे पहला ऐसा कैरेक्टर्स जो हम बोल रहे हैं लिविंग कैरेक्टर्स, दैट मीन्स कि लिविंग बींग्स का क्या कैरेक्टर्स होना चाहिए जिसके कारण से हम उसको लिविंग बोलेंगे। पहले हम लोग ये सारी चीज़ को पढ़ेंगे, फिर न्यूट्रिशन पे जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से चैप्टर को हम लोग मूव कर रहे होंगे। तो तुम ये अभी 1-2 लाइन में अगर लिखना चाहते हो तो लिख लो, द थिंग्स दैट आर नेसेसरी फॉर आवर सर्वाइवल। वो सारा प्रोसेस हमारा क्या लाइफ प्रोसेस के अंदर आता है। तुम्हारा चैप्टर में 4 चीज़ दिया हुआ है, न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन और उसके बाद आपके पास है रिस्पिरेशन। ये 4 चीज़ जो दिया हुआ है ये आपका क्या है, बेस कोर है लाइफ प्रोसेस का। अगर इसको कोई नहीं करता है तो ऑर्गेनिज्म विल बी नॉट सर्वाइव। तो अब हमारे पास हम लोग एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं और वो बेसिक क्या, ध्यान से सुनना। उससे पहले हम लोग बात करते हैं कि लाइफ प्रोसेस है क्या। अगर हम तुमसे पूछे बताओ लाइफ प्रोसेस है क्या, तो तुम बोलोगे कि सर लाइफ प्रोसेस का सीधा सा मतलब होता है कि ऑल नेसेसरी, ठीक है, या फिर ऑल इसेंशियल फंक्शंस परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स
टू अलाइव, जिंदा रहने के लिए, और सस्टेन देयर लाइफ, उसको क्या बोलेंगे? लाइफ प्रोसेस बोलेंगे। सर लाइफ प्रोसेस में हमारे पास मेन पिलर क्या है? मेन क्या पढ़ेंगे? मेन हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं सबसे पहला न्यूट्रिशन। कि अगर तुम सोचो कि लाइफ प्रोसेस कोई भी ऑर्गेनिम्स ले लो, सबसे पहले वो क्या करेगा? खाना खाएगा। खाना खाने के बाद क्या करेगा? उस खाना को तोड़ेगा, और उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो वो खाना से एनर्जी बनाएगा, और वो खाना से एनर्जी डेट मीन्स की फूड ऑक्सीजन से कंबाइंड होकर कौन सा प्रोसेस में एनर्जी बनेगा? तो वो सेकेंड प्रोसेस जो तुम्हारा बुक में 4 पिलर दिया हुआ है, दैट इज रेस्पिरेशन। ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास पता चल गया सर कि खाना खाया, फूड हमारा कंबाइंड किया ऑक्सीजन के साथ, एटीपी फॉर्मेशन हुआ, एनर्जी भी फॉर्मेशन हो गया। अब उसके बाद हमारे पास वो एनर्जी का अगर हमारे बॉडी में अलग अलग पार्ट में जरूरत है तो वहाँ पे भी तो जाएगा। तो दैट इज द थर्ड प्रोसेस, दैट इज द ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, ये सबको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। दिस इज ओनली द ओवरव्यू। अब उसके बाद हमारे पास पांचवा प्रोसेस, दैट इज एक्सक्रिएशन। दैट मीन्स कि खाना खाएं, खाना को पचाएं, खाना हमारा क्या हुआ? एनर्जी बनाया, ऑक्सीजन से कंबाइंड होके। तीसरा प्रोसेस, खाना एनर्जी वो सारा जगह गया, सारा सेल्स के पास गया जहाँ पे तुमको एनर्जी का जरूरत था। अब उसके बाद वो फूड, वो मटेरियल जो तुम्हारे बॉडी में लेफ्ट बच गया, दैट इज नॉट यूज फॉर योर बॉडी, दैट द अनवांटेड मटेरियल दैट विल बी रिमूव फ्रॉम योर बॉडी, दैट प्रोसेस कॉल्ड एक्सक्रिएशन। अब उसके बाद हमारे पास पॉइंट है। ठीक है सर, बात समझ में आ गया कि ये 4 पिलर होते हैं लाइफ प्रोसेस के। अब हमको बात बताओ कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिम्स है उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए कि हम उसको लिविंग बीइंग्स बोल सकते हैं। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स का हम बात अगर करते हैं तो उसका जरूर होना चाहिए डिफिनिट शेप एंड साइज। ठीक है, दैट मीन्स कि अगर हमारे पास अमीबा का भी शेप होगा तो तुम तो बोलोगे सर अमीबा का तो कोई शेप ही नहीं होता है। बात सही है ना। पर अब हम अगर बात करते हैं मेनली सारे ऑर्गेनिम्स का, तो सब क्या होता है, एक तरह से देखा जाए तो एक शेप होता है। अमीबा में क्या है? सिरोपोडिया जो अपना फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से शेप को चेंज कर रहा है, पर एक ना एक समय में तो वो अपना शेप दिखा रहा है ना, दैट इज द शेप। पर अगर हम बात करते तुम्हारा जो बॉडी का शेप होगा, तुम्हारा जो ब्रदर का शेप होगा, तुम्हारे जो पापा का शेप होगा, सबका एक ह्यूमन बींग्स का एक बॉडी का शेप है, एक मॉस्किटो का अलग शेप है, एक हाउस फ्लाई का अलग शेप है, अलग अलग ऑर्गेनिम्स का अलग अलग शेप है। दैट मीन्स कि देयर इज ए फिक्स डिफिनिट शेप एंड साइज ऑफ एवरी इन ईच ऑर्गेनिजम्स। हर एक ऑर्गेनिम्स का अपना डिफिनिट शेप एंड साइज है, और ये एक लिविंग बींग्स का कैरेक्टरिस्टिक शो करता है। दैट मीन्स कि क्या सर माउंटेन्स का भी अपना शेप है तो क्या वो भी लिविंग बींग्स हो जाएगा? नहीं, आई एम सेइंग कि लिविंग बींग्स का कैरेक्टर है डिफिनिट शेप एंड साइज। ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि दिस इज द डिफाइनिंग कैरेक्टर्स। डिफाइनिंग कैरेक्टर्स एंड कैरेक्टर्स आर वेरी डिफरेंट। डिफाइनिंग कैरेक्टर दैट मीन्स कि ये कैरेक्टर्स है तभी वो क्या बोल सकते हो, जिंदा है, और वो क्या है, लिविंग है ना। ये डिफिनिट शेप एंड साइज, जैसे कि हमारे पास इसमें कुछ पॉइंट है जो तुमको लिखना है। हर एक स्पीसीज का अपना एक स्पेसिफिक शेप और साइज है। जैसे कि ह्यूमंस क्या है, देख सकते हो सेम जनरल शेप है। हम इस पॉइंट को किस कॉन्टेक्ट में पढ़ाना चाह रहे हैं, इस कॉन्टेक्ट में बताना चाह रहे हैं। अगर ह्यूमंस का बात करते हैं, एनिमल्स का बात करते हैं, तो यू आर एबल टू इजिली आइडेंटिफाई बिटवीन द ह्यूमंस एंड एनिमल्स, एंड यू विल ऑल्सो आइडेंटिफाई द कौन सा स्पीसीज है। ठीक है, तो स्पीसीज आइडेंटिफाई कर रहे हो किस मेथड से? बाय सीइंग द शेप एंड साइज। जरूर इसका शेप एंड साइज फिक्स है कि अगर ये एनिमल्स है तो ये एनिमल्स ऐसा दिखता है, इसका 4 पैर होता है, जो भी है, 2 आँख है ना, ऐसे चलता है या फिर रैंक पे चलता है। तो ये तुम्हारा क्या है, एक तरह से तुम देखने का तरीका है, और उसके शेप और साइज से तुम पहचान पा रहे हो कि ये यही एनिमल्स होगा। मान लो किसी का शैडो देखा, तो शैडो देख के तुम उसका ढांचा देख के, शेप एंड साइज देख के तुम पता लगाया कि ये वाला एनिमल्स हमारा ये है, क्योंकि इसका शैडो ऐसा दिखता है, क्योंकि हमने पहले देखा था कि इसका शेप ऐसा था, है ना। अब आगे देखते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है ट्रीज। ट्रीज भी अलग अलग डिफरेंट शेप एंड साइज होता है। तो हमारे पास ट्रीज, और एक हम मैन का पिक्चर दिखा के तुमको दिखाना चाह रहा है कि डिफरेंट शेप एंड साइज अलग अलग होता है। बेस्ड ऑन शेप, फंक्शंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स में डिफर एंड साइज डिपेंडिंग ऑन द फंक्शंस। अब इसका देखो कोर लैंग्वेज जो मैंने क्लास में आपको लिखवाया होगा वो ये है कि डिफिनिट शेप एंड साइज क्या होता है, ध्यान से देखना। जैसे कि हमारे पास हर एक और स्पीसीज का एक स्पेसिफिक शेप एंड साइज होता है, और जैसे कि ह्यूमन सेम जनरल शेप बट कैन वेरी स्लाइटली। जैसे हम, मेरा जो हाइट होगा, हो सकता है तुम्हारा हाइट हमसे ज़्यादा हो, है ना। तो ये क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। उसके बाद ट्रीज का बात करते हैं, डिफर इन शेप एंड फॉर्म। कोई ट्रीज बहुत ज़्यादा घना है, कोई ट्रीज में बहुत ज़्यादा फ्रूट है, कोई ट्रीज में कम फ्रूट है। ये सारा चीज़ डिफरेंट है, ये सारा चीज़ वेरी कर रहा है। बेस्ड अपॉन शेप, पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म डिफर इन द शेप एंड डिपेंडिंग ऑन देयर
फंक्शंस। यहाँ तक तुम सोचो ना कि तुम्हारे जो सेल का शेप होता है वो डिपेंड करता है। जैसे ये मान लो लिखने वाला है, मान लो अगर इसको हम बहुत मोटा बना देंगे तो क्या हम इसमें लिख पाएंगे? नहीं लिख पाएंगे। क्यों नहीं लिख पाएंगे? कोई भी चीज़ बनता है तो उसका फंक्शंस उसके हिसाब से उसको बनाया जाता है। तो अगर तुम्हारे बॉडी का कोई भी सेल भी है तो कहीं ना कहीं वो अपने फंक्शंस के हिसाब से अपने शेप उसको नेचर ने बनाया है। दैट मीन्स कि कोई भी चीज़ अगर तुम्हारे पास है तो उसका फंक्शंस फिक्स है कि अगर ये इस तरह का शेप है तो वो फंक्शंस फिक्स है। कभी भी हम पेंसिल से क्या कर सकते हैं? पेंसिल से लिख ही पा रहे हैं, उससे कुछ और काम इरेज वाला काम हो जाएगा क्या? नहीं, है ना। उसके इरेजर का एक अलग ढांचा है, एक पेंसिल का एक अलग ढांचा है। तुम्हारा हर एक चीज़ जो भी अभी तुम यूज भी कर रहे हो उसको उसके फंक्शंस के हिसाब से बनाया गया, और नॉन लिविंग को भी क्या है? फंक्शंस के हिसाब से बनाए जाते हैं जिसको हमको यूज करना होता है। और हमारा बॉडी में भी नेचर ने किसी भी चीज़ को उसके फंक्शंस के हिसाब से ही बनाते हैं। जैसे आरबीसी बेस्ट एग्जांपल है, बाइकॉनकेव शेप का होता है। क्यों? क्योंकि उसको मैक्सिमम स्पेस अपने आपको, एक तो मैक्सिमम स्पेस का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? जब उसके पास क्या है कि सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट है। और दूसरा चीज़ बाइकॉनकेव क्यों है? क्योंकि वो स्मॉल स्पेस से आराम से पास कर जाए। तुम्हारे हाथ के छोटे से सेल्स में भी ब्लड पास करेगा। अगर तुम इसको पिन कर रहे हो तो यहाँ से भी ब्लड निकलेगा। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं आरबीसी हर एक जगह प्लॉट कर रहा है, हर एक जगह हर एक सेल्स प्लॉट कर रहा है। इसका मतलब कि यहाँ से यही समझ में आया कि कोई भी चीज़ का अपना फंक्शंस होता है उसके शेप के बेसिस पे। अब हमारे पास पॉइंट नेक्स्ट है, इतना एलेबरेट करके हम लोग थोड़ा फास्ट देखते हैं। फास्ट देखने का मतलब इलेबरेट इतना ही होगा, हम लोग सारा चीज़ को आराम से देखेंगे। आराम से तुम देखो और नोट्स इसका बनाओ, ठीक है। कुछ पिक्चर वे में जहाँ पे ग्रोथ है, सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स है ग्रोथ। क्या सर ये भी डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है? नहीं, ये भी डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं है कि किसी भी लिविंग, हाँ ये कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग बींग्स के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। सर डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स जिसको हम देख के बोलते हैं, जैसे कि मेटाबॉलिज्म किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है कि अगर किसी में मेटाबॉलिज्म दिख रहा है दैट मीन्स कि वो हमारा लिविंग बींग्स ही है। क्या सर ग्रोथ हमारे माउंटेन्स में नहीं होते हैं? क्या होते हैं? क्या हम रूम को खाली करके रख दे 5 दिन क्लास नहीं जाएंगे तो क्या होगा? एक डस्ट बैठ जाएगा, डस्ट का लेयर बैठ जाएगा। तो क्या वो क्या था? आउटर कंडीशंस के कारण आया, गंदा धूली आ गया, तो वो भी तो एक तरह का आउटर में ग्रोथ हो गया ना। तो वो क्या हमारा ग्रोथ होगा? नहीं। तो दैट्स व्हाई आई कैन नॉट टेल दैट कि ग्रोथ हमारा क्या डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है। हमारे पास जो डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो मेटाबॉलिज्म होते हैं, और उसके बाद हमारे पास और भी है मूवमेंट है जिसको हम लोग आगे डील करेंगे। अब हमारे पास ग्रोथ क्या है? लिविंग ऑर्गेनिम्स ग्रो इन अ साइज और इन नंबर, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिम्स क्या करते हैं? ग्रो करते हैं अपने साइज में और नंबर में। सीड ग्रो करता है, ट्री बनाता है, सीड ग्रो कर रहा है, देखो एक ट्री बन गया। और उसके बाद दैट्स ए वेरी ह्यूज प्रोसेस। अब यहाँ पे देखते हैं, सेल मल्टीप्लाई कर रहा है और सेल मल्टीप्लाई करके यहाँ एक सेल से ज़्यादा सेल बन रहा है। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी हमारा क्या है? तुमको पता होना चाहिए कि बैक्टीरिया अपना एक सेल से 2 सेल बन के ही कहता है कि हम सेल डिवीजन भी कर लिए, रिप्रोडक्शन भी कर लिए। क्या हमारे केस में ऐसा है? नहीं। वी हैव ए सेपरेट मेथड ऑफ सेल डिवीजन एज वेल एज रिप्रोडक्शन। वी हैव ए गेस्टेशन पीरियड जो 9 मंथ का हो रहा है ह्यूमंस बींग्स के अंदर जो फीमेल्स में होते हैं। तो एक क्या हो रहा है कि एक हमारा टाइम पीरियड है सेल साइकिल और सेल डिवीजन का। बट छोटे छोटे ऑर्गेन्स में जब वो एक सेल से 2 सेल बनते हैं तभी हम उसको क्या बोल रहे हैं? वो सेल डिवीजन भी कर रहे हैं और रिप्रोडक्शन भी कर रहे हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट ग्रोथ को देखो, मैंने क्लास में ये लिखाया है, तो कुछ पॉइंट अगर तुम्हारा पिक्चर से अगर समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छा बात है। ए बेबी ग्रो इनटू एडल्ट, एक सीड ट्री बन रहा है। तो दिस इज ऑल थिंग्स दैट आई taught in a class. All living beings grow in a size or increase the number of cells. Next point. उसके बाद हमारे पास है तीसरा पॉइंट रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के बारे में पता है कि रिप्रोडक्शन का 2 मोड होता है, एक होता है सेक्सुअल मोड, एक होता है असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। जब भी हम बात करते हैं कि हमारे पास रिप्रोडक्शन है क्या, रिप्रोडक्शन एक ऐसा कंडीशन है जहाँ पे ऑर्गेनिज्म अपने ऐसा प्रोजेनी, ऑफस्प्रिंग या फिर यंग अंस को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ये मेथड 2 तरह का हो सकता है, या तो अगर ऑर्गेनिजम्स का जो रिप्रोडक्शन है अगर सेक्सुअल मूड हुआ दैट मीन्स कि वहाँ पे 2 पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट है, दैट मीन्स भी अपोजिट जेंडर होना चाहिए, मेल और फीमेल होना चाहिए। अगर हमारे पास क्या है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो वहाँ पे सिंगल पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होगा और वहाँ पे वेरिएशंस देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि सिंगल पेरेंट्स है तो सिंगल पेरेंट्स अगर ऑफस्प्रिंग बना पा रहे हैं तो वहाँ पे वेरिएशन देखने को नहीं मिलेंगे, बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, डीएनए में कोई चेंजेस नहीं आएगा। पर अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बात करते हैं तो यहाँ पे 2 पेरेंट्स मिल रहे हैं, दोनों के फैमिली बैकग्राउंड अलग है, दोनों की पूर्वज दैट मीन्स के एंसेस्टर रिलेशनशिप अलग है, तो यहाँ पे वेरिएशन देखने को मिलेंगे। तो रिप्रोडक्शन भी हमारा तीसरा क्या है, किसी भी कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग ऑर्गेन्स का, कि अगर लिविंग ऑर्गेन्स है तो वो रिप्रोडक्शन भी शो करेगा,
ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब पॉइंट हमारे पास ये है कि सर रिप्रोडक्शन को भी डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक डाल दे क्या? रिप्रोडक्शन को इसीलिए डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स भी हम लोग नहीं डालते हैं क्योंकि बहुत ऐसे ऑर्गेन्स हैं जो बिना रिप्रोडक्शन किए हुए मर जाते हैं, तो रिप्रोडक्शन को भी हम लाइफ प्रोसेस नहीं बोलते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्शन इज ए पार्ट ऑफ लाइफ प्रोसेस, इट इज ए पार्ट ऑफ लाइफ, है ना। लाइफ प्रोसेस किसको बोलेंगे? जिसके बिना हम मर जाएंगे। डैट मीन्स कि जिसको हम नहीं करेंगे, आज हम खाना नहीं खाएंगे तो 5 दिन लगातार खाना नहीं खाएंगे तो हमारा सेल डेथ होने स्टार्ट हो जाएगा, हमारा बॉडी बहुत वीक हो जाएगा, चलना फिरना बंद हो जाएगा। पर इसी तरीक़ा से अगर खाना को नहीं पचाएंगे तो भी प्रॉब्लम है, खाना से एनर्जी नहीं बनाए, रिस्पिरेशन नहीं करे फिर भी प्रॉब्लम है, खाना के जो एनर्जी को अगर हम ट्रांसपोर्ट अगर हमारे बॉडी में केमिकल फॉर्म में नहीं हो रहा है फिर भी प्रॉब्लम है, खाना जो अनवांटेड मटेरियल जो हमारे बॉडी में वेस्ट बचा हुआ अगर वो हमारा बॉडी से नहीं निकले वो भी प्रॉब्लम है। तो ये सारा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ही वही है जो ज़्यादा प्रॉब्लम कर देता है। डैट मीन्स कि जो ऐसा प्रोसेस जो हमारे ज़िंदगी में अगर ना हो तो अगर हम मर जाए तो वो हमारा लाइफ प्रोसेस का पार्ट है। अब हमारे पास पॉइंट है कि रिप्रोडक्शन के बारे में समझ में आ गया कि रिप्रोडक्शन क्या है, कि जहाँ पे वेरिएशन देखने को मिलता है ऑफस्प्रिंग में, असेक्सुअल में वेरिएशन देखने को नहीं मिलता क्योंकि वो पेरेंट्स के आइडेंटिकल होता है, पेरेंट्स के आइडेंटिकल होता है तो कोई वेरिएशन दिखता नहीं है। अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट ऐसा है कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है। मेटाबॉलिज्म का जब हम बात करते हैं तो मेटाबॉलिज्म एक प्रोसेस है। दैट मीन्स कि मेटाबॉलिज्म दैट मीन्स कि दिस इज द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक। सबसे पहला पॉइंट किस बेसिस पे मेटाबॉलिज्म है क्या? हमारे बॉडी में, हमारे बॉडी के सेल्स में या हमारे बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं वो सारे मेटाबॉलिज्म है। मेटाबॉलिज्म और इजी भाषा में समझते हैं। मेटाबॉलिज्म को 2 पार्ट में बांटा गया है। ऐसा रिएक्शंस जो हमारे बॉडी में क्या कर रहे हैं, चीज़ों को ब्रेक डाउन कर रहे हैं, ऐसा रिएक्शन जो ब्रेक डाउन रिएक्शंस है, ऐसा रिएक्शन जो ब्रेक डाउन रिएक्शंस है दैट मीन्स कि कट रहा है, दैट मीन्स कि कैटाबॉलिज्म। जैसे कि तुम खाना खा रहे हो, तुम्हारा खाना का डाइजेशन हो रहा है, उसी तरीक़ा से तुम्हारे बॉडी में कुछ ऐसे भी रिएक्शंस होते हैं जिसके कारण से कुछ चीज़ का सिंथेसिस होता है, दैट इज़ एनाबॉलिज्म। जैसे कि अगर हम बात करते हैं प्लांट में फोटोसिंथेसिस होता है जहाँ पे एनर्जी प्रोडक्शन होता है। सेकेंड पॉइंट जो तुम्हारे बॉडी में हो रहा है सेलुलर रेस्पिरेशन, जहाँ पे एनर्जी बन रहा है, एटीपी का प्रोडक्शन हो रहा है। ये सारा हमारा वो प्रोसेस है जहाँ से हम लोग को इम्पॉर्टेंट पता चलता है कि ये हमारा कैटाबॉलिज्म है या हमारा एनाबॉलिज्म है। कैटाबॉलिज्म ब्रेकडाउन रिएक्शन, एनाबॉलिज्म सिंथेसिस रिएक्शंस। ये एग्जांपल तुमको पता होना चाहिए। लिखना कैसे, ध्यान से देखो। जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं वो इनसाइड बॉडी दैट हेल्प्स टू सस्टेन लाइफ को सस्टेन करने के लिए वो सारा हमारे पास मेटाबॉलिज्म है। एनाबॉलिज्म बिल्डिंग अप रिएक्शंस, एग्जांपल फोटोसिंथेसिस एंड डाइजेशन। ब्रेकिंग डाउन रिएक्शन सेलुलर रेस्पिरेशन, ये ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, ये सारा हमारे पास मेटाबॉलिज्म का एग्जांपल, दैट मीन्स की मूड है, टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म। और ये तुमको पता होना चाहिए कि ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास है डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है लाइफ साइकिल। तो 5वां हमारे पास है लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल है क्या, और डिफिनिट लाइफ साइकिल जिसको हम बोल रहे हैं। जैसे अगर हम तुमसे बोले तुम्हारा लाइफ साइकिल क्या है, तो तुम बोलोगे कि पहले मेरा बर्थ हुआ होगा, उसके बाद हम इन्फेंट थे, उसके बाद क्या हुआ, हम छोटा चाइल्ड बने 4-5 साल का, उसके बाद एडोलेसेंस एज आया, उसके बाद क्या हुआ कि हम पेरेंट्स बने, पेरेंट्स बनने के बाद भी हम डैट मीन्स के एडल्ट पेरेंट्स बने, फिर सीनियर सिटीजन्स, उसके बाद क्या हुआ कि एजिंग हुआ, डैट मीन्स के ओल्ड हुए, फिर डेथ हो गया। दिस इज़ द लाइफ साइकिल ऑफ ह्यूमंस। उसी तरीक़ा से अलग अलग ऑर्गन्स का अलग अलग अपना डिफिनिट लाइफ साइकिल होता है, जो उस स्पीसीज के ऑर्गन्स उसी लाइफ साइकिल को कॉमन फॉलो करते हैं। जो भी हम बात बोले वो सारे ह्यूमंस के लिए एप्लीकेबल है, और वो सारे ह्यूमंस एप्लीकेबल डैट मीन्स कि उसी लाइफ साइकिल से गुजरेंगे। उसी तरीक़ा से अलग अलग ऑर्गन्स का अपना अपना एक फिक्स लाइफ साइकिल होता है, एक लाइफ स्पेन होता है, और एक एवरेज हम लोग डेथ रेट को देख के एक एवरेज हम लोग उसका लाइफ स्पेन भी फिक्स करते हैं। लाइफ स्पेन का सीधा सा मतलब होता है जन्म से लेकर मृत्यु तक का समय, उसको हम लाइफ स्पेन बोलते हैं। इसको लिखना कैसे, ध्यान से देखो। हमारे पास लिविंग ऑर्गन्स फॉलो करता है ये सारा तरीका, और जो मैंने क्लास में लिखवाया वो कुछ ऐसा होगा। हर एक ऑर्गन्स ये फॉलो करता है, वेरी फ्रॉम स्पीसीज। अब आगे देखते हैं सेलुलर स्ट्रक्चर। सेलुलर स्ट्रक्चर इज वेरी इजी टॉपिक, दैट इज द 6 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गन, जो मैंने क्लास में करवाया। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ट्रस्ट करो, मैं जितना बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। मैं डायरेक्ट तो नहीं बोलूँगा कि पूरा यूट्यूब पे नहीं है, पर मैं ये बोलूँगा कि मेरा एफर्ट इतना है कि ये किसी से कम भी नहीं है ना। तो ये चीज़ पे ट्रस्ट रखो। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि मैं किसी से ज़्यादा हूँ, पर मैं ये ज़रूर बोलूँगा मैं किसी से कम भी नहीं हूँ। तुम जाके मैच करो कंटेंट को, एक बार ट्रस्ट करके आराम से देखो,
ठीक है। और हो सकता है कमी होगा तो दूर होगा यार, मेहनत करके, मेहनत ही तो किया जा सकता है। अब आगे देखते हैं इसके सेलुलर स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले हमारे पास क्या है, सेल है। सेल से हमारे पास क्या बनता है, टिश्यू बनता है। तो ये एक तरह का सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है। फिर ऑर्गन बन रहा है, फिर हमारे पास क्या बन रहा है, ऑर्गन सिस्टम बन रहा है। उसके बाद हमारे पास क्या बन रहा है, ऑर्गेनिजम्स बन रहा है। ठीक है, क्या बन रहा है, ऑर्गेनिजम्स बन रहा है। ये वाला चीज देख सकते हो यहाँ से जो मैंने लिख के दिखाया है, सेल, टिश्यूज, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिजम्स। पॉइंट हमारे पास ये है, क्या सर कोई भी ऑर्गन सेलुलर लेवल का भी हो सकता है? हो सकता है। क्या कोई टिश्यूज लेवल का भी हो सकता है? हो सकता है। क्या सर कोई टिश्यूज लेवल का है तो वो सेल लेवल का भी तो होगा ना? होगा यार, सेल होगा तभी तो टिश्यूज होगा। ऑर्गन होगा तो सेल लेवल का भी, अरे सेल लेवल का भी होगा। ऑर्गन तो किस बेसिस पे बोल रहे हैं कि उसमें ऑर्गन पे जाके रुक गया सिस्टम, ऑर्गन लेवल पे ही बना। ऑर्गन सिस्टम बोल दिए मतलब ऑर्गन सिस्टम बना, ठीक है। फिर ऑर्गन्स तो है ही। तो मेरे पास पॉइंट ये है कि सेलुलर स्ट्रक्चर का मतलब होता है सेल आर द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, वी नो दैट। तो ऑल ऑर्गन्स आर आइदर या तो यूनिसेलुलर होगा, या तो एक सेल से बना होगा, या तो मल्टीसेलुलर होगा। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये वाला बात तुमको अब नोट्स कर लेना है। अब आगे देखते हैं मूवमेंट। तो मूवमेंट से पहले तुम इतना को पहले एक बार रिवाइज कर लो जितना मैंने बताया। तो देखो मूवमेंट का बात करते हैं। मूवमेंट का अगर हम बात करते हैं, मूवमेंट है क्या? अगर हम तुमसे सीधा सा बात करते हैं कि क्या मूवमेंट जो तुम देखते हो वही मूवमेंट है सिर्फ? क्या मूवमेंट इनविजिबल हो सकता है? हो सकता है। क्या हमारे बॉडी जो हमारा ब्लड हमारे बॉडी के अंदर जो सेल के अंदर जो एटीपी फॉर्मेशन हो रहा होगा, क्या उसको तुम देख पा रहे हो? नहीं देख पा रहे हो। यहाँ तक तो तुमको देखने के लिए हार्ट में पंपिंग कैसे हो रहा है उसके लिए भी मशीन चाहिए, ठीक है। तुम दौड़ के आ रहे हो, हम तुमको देख पा रहे हैं। तुम चल के आ रहे हो, हम तुमको देख पा रहे हैं। क्या प्लांट ग्रो कर रहा है, क्या तुम उसको कभी देखते हो? क्या तुम्हारा नाखून बढ़ रहा है, तुम हर दिन देखते हो आज मेरा नाखून बढ़ गया? नहीं। ये एक ऐसा प्रोसेस, कुछ ऐसा प्रोसेस जो स्लो हो रहा है, कुछ स्लो मूवमेंट हो रहा है, कुछ फास्ट मूवमेंट हो रहा है, कुछ इनविजिबल मूवमेंट हो रहा है। तो मूवमेंट क्या है? एक तरह का डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग ऑर्गन्स का। अगर मूवमेंट देखने को मिल रहा है और वो खुद से मूवमेंट कर रहा है, अगर तुम करवा रहे हो तो वो मूवमेंट थोड़ा ना हुआ। अगर नेचर के द्वारा खुद से मूवमेंट हो रहा है तो वो एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है। और वो किसी भी ऑर्गन्स में मूवमेंट इज डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, जिस तरह से मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। अब हमारे पास पॉइंट नेक्स्ट क्या है, ध्यान से सुनना। हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है कि जो लाइफ प्रोसेस है वो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स में हमारे पास मूवमेंट है, और मूवमेंट इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ एनी लिविंग ऑर्गन्स। अब हमारे पास पॉइंट है कि लिविंग ऑर्गन्स शो मूवमेंट, ठीक है। कुछ ऐसे मूवमेंट होते हैं जो हमारे कंट्रोल में होते हैं, वॉलेंट्री मूवमेंट, है ना। जैसे कि हम हाथ हिला रहे हैं, दिमाग से सोच पा के तुमको पढ़ा पा रहे हैं, है ना। दिमाग से सोच के तुमको पढ़ा पा रहे हैं, या फिर हम जो सोच रहे हैं वो तुमको बोल रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि कुछ भी बोला जा रहा है ना। तो ये सारा चीज़ क्या है, अंडर कंट्रोल है। तो कुछ ऐसे मूवमेंट होते हैं इनवॉलेंट्री मूवमेंट, जैसे अभी हम अभी बोल रहे हैं, मेरे को पता भी नहीं मेरा हार्ट बीट चल रहा है ना। जिस वक्त चलना बंद हो जाएगा उस वक्त बोलना भी बंद कर देंगे। दैट मीन्स कि हमारे बॉडी के अंदर कुछ ऐसे मूवमेंट होते हैं जो हमको फील भी नहीं होते, पर वो अपने आप ऑटोमेट है, और वो कभी भी नहीं थकते, वो हमेशा होंगे। जिस दिन थक जाएंगे उस दिन तुमको थकना पड़ जाएगा। दैट मीन्स परमानेंटली यू हैव टू क्लोज योर डायरी। दैट मीन्स कि हमारे बॉडी में कुछ ऐसे इनवॉलेंट्री मूवमेंट होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, कुछ वॉलेंट्री मूवमेंट होते हैं जो हमारे कंट्रोल में होते हैं। तो वॉलेंट्री का मतलब जो हमारे कंट्रोल में, जैसे कि हम चल पा रहे हैं, तुमसे बात कर पा रहे हैं। इनवॉलेंट्री मतलब कि तुम्हारे जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जैसे कि हमारे पास हार्ट बीट और ब्रीदिंग। नेक्स्ट हमारे पास एक और अच्छा पॉइंट है लोकोमोशन। ध्यान से समझना। अभी हम चल पा रहे हैं और उसके बाद हम क्या कर पा रहे हैं, हाथ भी मूवमेंट कर पा रहे हैं। तो दिस इज लोकोमोशन। मूवमेंट भी देखने को मिल रहा है, लोकोमोशन। तो वी कैन से दैट कि ऑल मूवमेंट आर नॉट लोकोमोशन बट ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट। तो ये पॉइंट तुमको एकदम लिख लो अपने कॉपी में, क्योंकि 11th से ये क्वेश्चन एक बार आ चुका है। कोई भी मेडिकल एग्जाम में भी पूछा गया था कि जो लोकोमोशन होते हैं, ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट, ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट, बट ऑल मूवमेंट आर नॉट लोकोमोशन। अभी हम लिख पा रहे हैं क्या है, हम अपना जगह चेंज कर रहे हैं? नहीं। बट ऑल मूवमेंट आर नॉट लोकोमोशन, तो दिस इज नॉट ए लोकोमोशन, दिस इज ओनली अ मूवमेंट दैट आई एम डूइंग विथ माय हैंड। अब आगे देखते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है कि मूवमेंट फ्रॉम द वन प्लेस टू अनदर, इसी को हम बोलते हैं लोकोमोशन। और ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक कॉमन प्रोसेस है जो वो करता है। किस लिए करता है?
खाना के लिए, शेल्टर के लिए, है ना, ये सारा प्रोसेस के लिए, अपने प्रे को पकड़ने के लिए। बैक्टीरियम क्या है, फ्लैजेला यूज करके मूव करता है। टोटोइज का बात करते हैं, स्लो मूवमेंट है। ह्यूमन एक फास्ट दौड़ भी सकता है। पारामीशियम अपना सिलिया को यूज करके मूव करता है। उसी तरीका से बैक्टीरिया के बारे में देखो, फिर से रिपीट हो गया ये वाला डेटा। अब उसके बाद हमारे पास है सेलुलर स्ट्रक्चर। सेलुलर स्ट्रक्चर के बारे में ये एक डायग्राम है जहाँ पे लगभग कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज दिया हुआ है। कुछ ऑर्गेनिम्स यहाँ पे आइदर यूनिसेलुलर होंगे या तो मल्टीसेलुलर होंगे। अब देखो हमने क्लास में क्या लिखा है, यही सारी चीजें। इसको मूवमेंट में मैंने क्या लिखा है, क्लास में मैंने लिखाया कि जो मूवमेंट होता है वो हमारे कुछ कंट्रोल में होते हैं, जैसे कि वॉकिंग, टॉकिंग। कुछ हमारे नहीं कंट्रोल में होते हैं, जैसे हार्ट बीट और ब्रीदिंग। लोकोमोशन मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस इज कॉमन टू मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिम्स। बैक्टीरिया, फ्लैजेला, ये सारा चीज अभी तुरंत हमने बात कर चुका हूँ। अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है, और यहाँ से हमारा लाइफ प्रोसेस का स्टार्टिंग होता है। हर एक चीज करने के लिए एनर्जी चाहिए। एनर्जी इज लाइफ प्रोसेस। वी कैन से डैट कि अभी कोई भी जितना भी पॉपुलर है लाइफ में, मेरे हिसाब से ये वो पॉपुलैरिटी सिर्फ एनर्जी है। लाइफ इज द गेम ऑफ एनर्जी। योर पॉपुलैरिटी इज ओनली एनर्जी, बिकॉज तुम्हारा जो पर्सनालिटी है वो तुम्हारा एनर्जी है। किस डायरेक्शन में तुम्हारा एनर्जी काम कर पा रहा है वो तुमको पॉपुलैरिटी, वो तुम्हारा नाम, वो तुम्हारा पहचान बना रहा है, वो तुम्हारा रिस्पेक्ट बना रहा है। तो तुम्हारा एनर्जी किस डायरेक्शन में यूज हो रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, फॉर दिस एरा और फॉर करेंट टाइम। तो अभी हम लोग लाइफ प्रोसेस के ऊपर बात कर रहे हैं कि एनर्जी है क्या। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं एनर्जी हमारे बॉडी में आ कहाँ से रहा है। वी नो डैट कि हमारा फ्यूल खाना है। हम खाना खाते हैं, हमारे बॉडी में एटीपी बनता है, तो हमें एनर्जी मिलता है। अब हमारे पास पॉइंट है कि जो हमारे पास एनर्जी हर एक काम के लिए चाहिए। इवन अगर मेरे को इसको उठाना होगा तो इसके लिए भी एनर्जी चाहिए। अगर मेरे को सांस लेना है तो भी एनर्जी चाहिए। अगर मेरे को पढ़ाना है फिर भी एनर्जी चाहिए। अगर मेरे को सांस छोड़ना है, एनर्जी चाहिए क्या? नहीं। ऐसा बॉडी के अंदर एक ही प्रोसेस है, दैट मीन्स कि सांस छोड़ना एनर्जी नहीं चाहिए, पर सांस लेने में एनर्जी चाहिए। दैट मीन्स कि हमारे एनर्जी चाहिए, दैट मीन्स कि एटीपी का यूज होगा। एटीपी नहीं चाहिए, दैट मीन्स कि एटीपी का नहीं यूज होगा। तो बॉडी में सिर्फ एक ही प्रोसेस मान लो कि सांस छोड़ना हमारे लिए फ्री ऑफर में दिया गया है कि चलो एटीपी यूज नहीं होगा, पर सांस लेना भी हमारे लिए क्या है, एटीपी यूजिंग प्रोसेस है। तो तुम सोचो कि कुछ और भी काम करना क्या होगा। डैट मीन्स कि अगर हम सोए हुए हैं फिर भी एनर्जी यूज हो रहा है, अगर हम हार्ट बीट कर रहे हैं फिर भी एनर्जी यूज हो रहा है, खेल रहे हैं तो एनर्जी यूज हो रहा है। तो एनर्जी इज लाइफ प्रोसेस। अब हमारे पास पता चल गया सर एनर्जी आता कहाँ से, खाना से आता है। फूड इज ए फ्यूल ऑफ एनर्जी। कंटिन्यूस एनर्जी सप्लाई हमारे बॉडी को जरूरी है। सोए हुए हैं फिर भी हमारे बॉडी को कंटिन्यूस, हमारे बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ काम हो रहा है, इसलिए हमारे को कंटिन्यूस खाना का जरूरत है, कंटिन्यूस एनर्जी का जरूरत है। खाना का जरूरत नहीं, कंटिन्यूस एनर्जी का जरूरत है। और खाना तो हमें समय पे खाना होता है, और समय से ही हमारा वो एटीपी बनता है, हमारे बॉडी में स्टोर होता है, जब हमें जरूरत होता है वो यूज होता है। अब उसके बाद फूड प्रोवाइड एनर्जी इन ए केमिकल फॉर्म। अब हमारे पास नेक्स्ट टर्म है केमिकल फॉर्म। खाना हम लोग ने खाया, खाना को पचाया और खाना से केमिकल बना, और वही केमिकल जो हमारा बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो गया, और वो केमिकल के फॉर्म में फिर जाके वो केमिकल धीरे धीरे एटीपी फॉर्मेशन हुआ, सेलुलर रेस्पिरेशन हुआ, फिर जाके वो एटीपी हमारा बॉडी में यूज हुआ। ठीक है, तो हमारे पास केमिकल है क्या, वो सारे केमिकल रिएक्शन जो मेटाबॉलिज्म के कारण फॉर्म हो रहे हैं, वो सारा बॉडी में एक प्रोसेस जो मेटाबॉलिज्म हो रहे हैं। अब उसके बाद हमारे पास क्या एग्जांपल ऑफ प्रोसेसेस रिक्वायर्ड एनर्जी, भाई देख लो, सोते से लेके हार्ट बीटिंग, थिंकिंग, लर्निंग। इवन इनहेलेशन रिक्वायर्ड एनर्जी बट एक्सहेलेशन रिक्वायर्ड नॉट एनर्जी। आगे देखते हैं, लाइफ प्रोसेस में बात करते हैं मूवमेंट इन लिविंग ऑर्गेनिम्स, एनिमल, प्लांट एंड ह्यूमन शो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट। दिस इंडिकेट दैट दे आर अलाइव। एग्जांपल ऑफ मूवमेंट, जैसे कि बर्ड्स उड़ रहा है, हमारा चेस्ट अप एंड डाउन कर रहा है जब हम ब्रीदिंग कर रहे हैं, फिश स्विम कर रहा है वाटर में, फ्रॉग जंप कर रहा है पॉन्ड में। और प्लांट्स के बारे में बात करें तो प्लांट्स हमारा जनरली फिक्स होता है ना, फिक्स होता है, पर वो कैन नॉट मूव लाइक एनिमल। कंपेयर किया जाए एनिमल्स के हिसाब से तो एनिमल्स के जैसा तो मूव करेगा नहीं। तो पॉइंट हमारे पास है कि दे मूव लाइक व्हाट, लिप्स। अपने लिप्स को मूव करेगा, अपने रूट्स को मूव करेगा। कैसे मूव करेगा, सूट्स को मूव करेगा। और एक बात और याद रखना, प्लांट ट्रॉपिक मूवमेंट दिखाता है, दैट मीन्स कि नेचर के हिसाब से, सनलाइट के हिसाब से, ग्रेविटी के हिसाब से, वाटर के हिसाब से ये अपना मूवमेंट दिखाता है। अब जिसके हिसाब से मूवमेंट दिखाएगा उसको हम पॉजिटिवली बोलेंगे, जिसके हिसाब से नहीं दिखाएगा उसको हम नेगेटिवली बोलेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, देखो ध्यान से। हमारे पास पॉइंट है कि अब यहाँ पे देखो खाना को थोड़ा सा और डिफाइन करते हैं, फिर हम वहाँ पे आ जाएंगे। फूड एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है,
सिंपल फूड को हम ग्लूकोज बोल रहे हैं, जिसको शुगर बोल रहा है। कॉम्प्लेक्स फूड क्या है? स्टार्च, जो किससे बना हुआ है? ग्लूकोज से बना हुआ है। फिर से सुन मेरा बात, सिंपलेस्ट फूड ग्लूकोज बोल रहा है, जिसको शुगर बोल रहा है। कॉम्प्लेक्स फूड क्या है? हमारा स्टार्च, जो ग्लूकोज से ही बना हुआ है। ग्लूकोज और स्टार्च को हम एक तरह का कार्बोहाइड्रेट बोल सकते हैं। मतलब कि क्या, हमारे पास खाना को हम ऑर्गेनिक सब्सटेंस बोले क्योंकि ये फॉर्म हुआ, इमसिम फॉर्म्ड है, और कहाँ से? हम कहीं ना कहीं खाना खा रहे हैं, तो ये सॉलिड फूड हमारा प्लांट का ही बनाया हुआ है ना। अब हमारे पास पॉइंट है, सिंपलेस्ट फूड क्या है? ग्लूकोज, जिसको शुगर बोल रहा है। कॉम्प्लेक्स फूड स्टार्च, यहाँ से बात आया कि सिंपलेस्ट फूड ग्लूकोज, हम बोलेंगे तुम सिंपल है, हम कॉम्प्लेक्स है, तुमसे ही हम बने, है ना। तो ऐसे हम बोल सकते हैं। तो डैट मीन्स कि मान लेते हैं कि हमारे पास 1000 रुपया किससे बना? सारा रुपया से मिलके बना, तो हम बोलेंगे कि ये रुपया किसका अस्तित्व है? 1000 किसका अस्तित्व है? 1-2 रुपया जिससे मिलके बना है। उसी तरीक़ा से हमारा सीधा बोलना है कि अगर हम किससे मिलके बने, अगर सिंपल फूड हमारा ग्लूकोज है तो ग्लूकोज डैट मीन्स कि शुगर है, और हम बोल रहे हैं कॉम्प्लेक्स फूड हमारा स्टार्च है, तो हम बोलेंगे ना कि स्टार्च किससे मिलके बना होगा? ग्लूकोज से मिलके बना होगा। ग्लूकोज से मिलके कौन बना होगा? स्टार्च बना होगा। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग कॉम्प्लेक्स फूड। और नोट हम लिख सकते हैं कि ग्लूकोज और स्टार्च एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखो, इंपॉर्टेंट ऑफ फूड, प्रोवाइड करता है मिनरल, सॉल्ट, विटामिन, मिनरल्स एंड जो भी प्रोटीन्स। अब उसके बाद क्या काम करेगा? ग्रोथ कराएगा, डेवलपमेंट कराएगा, बायोसिंथेसिस कराएगा, दैट मीन्स कि हमारे बॉडीज के टिश्यूज और ऑर्गन को भी ग्रोथ करवाएगा। वाटर न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन फ्रॉम द फूड प्रोवाइड एनर्जी। आई थिंक रिपीट हो रहा है कुछ कुछ, तो इसको काट दिया जाए। हाँ, अब देखो कुछ कॉन्सेप्ट ऑफ लिविंग हमने लिखवा भी दिया था कि जिसके पास सेल है उसको लिविंग बोलेंगे, जिसके पास सेल नहीं है उसको नॉन लिविंग बोलेंगे। ये भी हमने करवाया कि बहुत सारे प्लांट्स क्या होते हैं, सॉइल में फिक्स होते हैं, दे कैन नॉट मूव लाइक एनिमल्स, दे मूव देयर बॉडी पार्ट्स सच एज लीव्स, फ्लावर्स, शूट, रूट्स, प्लांट पार्ट्स टुवर्ड्स सच एज। अब देखो ध्यान से समझना, हम क्या बोले? ट्रॉपिक मूवमेंट दिखाता है, नेचर की तरफ दिखाता है। ट्रॉपिक मूवमेंट डेट मीन्स कि सनलाइट है, सनलाइट की तरफ अगर कोई प्लांट अपने आप को दिखा रहा है, डेट मीन्स कि ग्रो कर रहा है। तुमको पता होना चाहिए कि जो प्लांट का सूट होता है वो क्या है? सनलाइट की तरफ ग्रो होता है। कभी धरती के अंदर तो ग्रो होता नहीं है, वो तो रूट ग्रो होता है, इसीलिए हम उसको बोल रहे हैं फोटोट्रॉपिज्म। तो जो दिखाएगा उसको हम बोलेंगे पॉजिटिवली, डेट मीन्स कि पॉजिटिवली, और जो नहीं दिखाएगा उसको हम बोलेंगे नेगेटिवली, डेट मीन्स कि नेगेटिवली। बात तो सही है सर। अब पॉइंट हमारे पास है कि जैसे कि रूट हमारा क्या दिखाएगा? नीचे जाता है, तो ग्रेविटी के हिसाब से लिख, यहाँ पे मेरे सामने साथ साथ लिखो कि रूट कैसा होगा? नेगेटिवली होगा। नेगेटिवली क्या होगा? जियोट्रॉपिज्म। पॉजिटिवली क्या पॉजिटिवली होगा, ठीक है। और ये क्या होगा? नेगेटिवली किसका होगा? नेगेटिवली हमारे पास किसका हो जाएगा? नेगेटिवली हो जाएगा हमारे पास फोटोट्रॉपिज्म। कभी भी रूट ऊपर जाता नहीं है। निमेटोफोर्स एक होते हैं प्लांट जिसमें देखने को मिलता है, तो वो तो एक्सेप्शंस है। अब आगे देखते हैं। ग्रेविटी हमारे पास पता है कि कभी भी सूट हमारा ग्रेविटी की तरफ नहीं जाता है, तो सूट का बात करते तो नेगेटिवली जियोट्रॉपिज्म दिखाएगा, है ना। हमारे पास जियोट्रॉपिज्म जिसको हम ग्रेविटी बोल रहे हैं। हाइड्रोट्रॉपिज्म, रूट हमारा पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिज्म दिखाएगा क्योंकि पानी की तरफ ही रूट जाता है ना। तो ये सारा कॉन्सेप्ट था। तो shoot, leaves and flowers of the plants move bending towards the sun and face the sunlight। एक मिमोसा प्यूडिका के बारे में पता होगा, एक सेंसिटिव प्लांट होता है जिसको छुई मुई बोलते हैं। तुम टच करोगे तो वो अपना पूरा पत्ता को मुरझा देगा। आई थिंक कि पता है कितना बजे रिकॉर्ड हो रहा है? 12:10 में हम तुम्हारे ये लेक्चर को रिकॉर्ड करते हैं। तो तुम सोचो कि इस वक्त मेरे बॉडी में किस तरह का एनर्जी फ्लो हो रहा होगा जो हम लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। आफ्टर टीचिंग 15 आवर आई एम स्टैंडिंग हियर टू टीच यू, टू मेक अ लेक्चर फॉर यू। तो इसीलिए थोड़ा सा इसको वैल्यू दो, अदरवाइज जब ये अवेलेबल नहीं होगा तो फिर लगेगा कि हाँ वैल्यूबल होना चाहिए था, थोड़ा सा वैल्यू देना चाहिए था। इसलिए अपना लेक्चर देखो और नंबर लाओ, अच्छा कॉन्सेप्ट को समझो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे नोट हमारे पास क्या है, ध्यान से देखो। नॉन लिविंग थिंग्स विच आर नॉट अलाइव। बहुत लोग देखते हैं अच्छे से तरीका से लेक्चर, 90-80% स्टूडेंट जो बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, मैं बार बार क्लास में बोलता हूँ, 10% 15% का कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो नॉन लिविंग ऑर्गन्स विच डू नॉट हैव लाइफ कैन नॉट मूव बाय देमसेल्व्स। वी नो दैट ऑल लिविंग प्लांट एंड एनिमल्स आर मेड ऑफ लिविंग यूनिट, जिसको हम सेल्स बोल रहे हैं। सेल्स आर देमसेल्व्स मेड ऑफ ए स्टिल स्मॉलर पार्टिकल, जिसको मॉलिक्यूल्स बोल रहे हैं। अरे भाई सेल्स भी तो एक स्मॉलर पार्टिकल से ही मिलकर बना हुआ है, जिसको हम मॉलिक्यूल्स बोल रहे हैं। और यहाँ तक कुछ मूवमेंट सेलुलर लेवल पे भी होते हैं, स्केल पे होते हैं, जिसको हम लोग इनविजिबल, दैट मींस कि जिसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। सेल ऑर्गेनेल क्या मूवमेंट कर रहा है, क्या तुम देख पा रहे हो? नहीं। सेल्स के अंदर क्या मूवमेंट हो रहा है, तुम देख पा रहे हो? नहीं। वी रिक्वायर्ड माइक्रोस्कोप। अब एक कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास वायरस का। वायरस का कॉन्सेप्ट से पहले तुम इतना रिवीजन एक बार करो, हम लोग वायरस का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ से हम लोग वायरस के बारे में देख लेते हैं।
तो वायरसेस के बारे में क्या क्या जानना है, ध्यान से समझना। जब हम बात करते हैं वायरस के बारे में, तो वायरस, भाई आप लोग सुना होगा कि वायरस को हम लोग, वायरस अगर कोई डिजीज कॉज तुम्हारे बॉडी में किया है तो वायरस को हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं? नहीं, क्योर कर सकते हैं। हम कंप्लीटली ठीक नहीं कर सकते, हम अपना इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं, उसको क्योर कर सकते हैं, उसके नंबर को घटा के उसको हम क्योर कर सकते हैं, उसको हम परमानेंटली खत्म नहीं कर सकते। हो सकता है कि अभी तुम्हारे आसपास में भी वायरस होगा। वायरस का नेचर है क्या? वायरस के अंदर कोई मॉलिक्यूल्स होता नहीं है। अगर ये वायरस है तो इसके अंदर कोई मॉलिक्यूल्स होता नहीं है। अगर ये बॉडी के बाहर है पर बॉडी के अंदर जब आएगा तो ये लिविंग इसलिए कहलाने लगता है। दैट मीन्स कि ये कंट्रोवर्सी वर्ड इसलिए लिविंग कहा जाता है क्योंकि ये तुम्हारे बॉडी का सेल्स के मैसेंजरी को यूज करेगा और वो सेल डिवीजन करना स्टार्ट करेगा। और तुमको पता होना चाहिए कि जब ये वायरस, पहले तुम क्या सुनते हो कि एक बार में क्या पूरा बॉडी वायरस से हो गया? नहीं, पहले सुनते हो या तो ब्लड कैंसर हुआ या तो कोई स्पेसिफिक पार्ट का कैंसर हुआ, ठीक है। तो अलग अलग डिजीज में भी हमारा क्या, वायरस डिजीज में भी ऐसा ही होता है कि वायरस इन्फेक्शन कहाँ पे, सबसे पहले तुम्हारा थ्रोट से गया, ठीक है। एक मेनली अगर हम देखते हैं कोविड में क्या हुआ था, सब लोग मास्क पहन रहे थे। क्यों मास्क पहन रहे थे? क्योंकि तुम्हारा जो थ्रोट है या फिर तुम्हारा जो नाक का जो कनेक्शन है वो सीधा लंग्स के साथ है, तो लंग्स डिजीज ज़्यादा देखने को मिल रहे थे। तो यहाँ पे हमको ये समझना रहता है कि ये कंटेमिनेशन कैसे होगा, एयर के थ्रू होता होगा। तो वायरस के बारे में तुमको जानना है कि बॉडी के बाहर उसका कोई अस्तित्व नहीं है क्योंकि वो एज ए डेड है, क्योंकि उसके अंदर कोई मॉलिक्यूल्स नहीं है। बॉडी के अंदर आएगा, तुम्हारे बॉडी के सेल्स के साथ में के मैसेंजरी को यूज करेगा और अपना सेल्स डिवीजन कराएगा और तुमको इन्फेक्ट करेगा। और इसको हम कभी भी ठीक नहीं कर सकते, हम इसको क्योर कर सकते हैं, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा के कर सकते हैं। कोई भी डिजीज, अभी देखो, अभी मैं सारा क्लास में लगभग हैंड रेज करा रहा था, किसका तबीयत सही नहीं है, तो मैंने देखा मैक्सिमम लोग अपने हैंड रेज कर रहे थे। तो मैंने क्या देख रहा था कि बहुत लोग उसमें हैंड रेज नहीं किया, कहीं ना कहीं उसको उस इम्यूनिटी उसका तगड़ा होगा, है ना, तभी तो उसका अभी का जो मौसम है वो उसको भी वो झेल लिया। तो यहाँ से हम लोग वायरस के बारे में क्या क्या जानना है हम लोग को कि वायरस डू नॉट शो एनी मॉलिकुलर मूवमेंट, वायरसेस इन्फेक्ट स्मॉल सेल होस्ट सेल देन शो मूवमेंट। जब वो इन्फेक्ट कर लेगा तभी मूवमेंट शो करेगा। दिस क्रिएट कंट्रोवर्सी अबाउट दे आर एलाइव और नॉट, और ये कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाता है कि ये एलाइव है, जिंदा है या नहीं। लिविंग विंग्स, सो ये कैरेक्टरिस्टिक्स एयर वाटर एंड कैन ग्रो, रिस्पॉन्ड करेगा किसी भी स्टिमुलस का, रिस्पायर करेगा, एक्सक्रीट करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा, ये तो पता है तुम लोगों को। अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ध्यान से देखना। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास देख सकते हो कि ये अमीबा है, और ये अमीबा के बारे में हमको बताओ कि टॉपिक किस और बढ़ते जा रहा है। टॉपिक बढ़ते जा रहा है सर जी हमारे पास मोड ऑफ न्यूट्रिशन की तरफ। किस तरफ बढ़ रहा है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दैट मीन्स कि हमको दुनिया में भी बताया जाता है कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमारे पास दो तरह का होता है, एक ऑटोट्रॉपिक और एक हेटरोट्रॉपिक। अरे मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है उसके ऊपर बात करने से पहले हम लोग देखते हैं कि ये कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, होलोजोइक। सर होलोजोइक तो हम लोग भी, अरे भाई यूनिसेल ऑर्गेनिज्म भी होलोजोइक होता है क्योंकि ये भी एक फूड मटेरियल को लेता है। अभी कितना बच गया? 1:05। अब आगे देखते हैं। सर इतना टाइम कैसे लग गया? बीच में हम लोग स्लाइड में थोड़ा सा सुधार कर रहे थे, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं, कल लेक्चर आ जाएगा। पर व्हाट इज न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स का बात करते हैं। न्यूट्रिशन होता क्या है? अरे भाई न्यूट्रिशन का सीधा सा मतलब होता है जब तुम खाना खाते हो तुम्हारा बॉडी उस फूड को यूटिलाइज करता है, यही तो न्यूट्रिशन है। फिर तुम्हारे बॉडी में न्यूट्रिशन शब्द जो आया वो न्यूट्रिएंट से आया, तो तुम्हारे बॉडी में जो तुम खाना खाया उसमें है क्या? न्यूट्रिएंट है। न्यूट्रिएंट में क्या होता है? विटामिन, मिनरल्स, फैट, यही सब है, प्रोटीन। तो हमको यहाँ से एक बार समझ में आ गया कि न्यूट्रिशन है क्या। न्यूट्रिशन हमारे पास है प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिम्स खाना को खाया और उसको यूटिलाइज किया। मोड ऑफ न्यूट्रिशन का बात करते हैं तो ऑर्गेनिम्स ऑब्टेन करता है बहुत अलग अलग तरीका से। दुनिया में दो तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन बनाया गया, या तो खाना को, मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब कि खाना बनाया जा रहा है या खाना पे डिपेंड है, किस माध्यम से खाना को बनाया जा रहा है या खाना पे डिपेंड है, इसी को मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोल रहा है। मेथड ऑफ प्रोक्योरिंग फूड, मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड, ये तुम्हारे बुक में लिखा होना चाहिए। टू मेन टाइप्स ऑफ ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक। अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है कि सर ये क्या है? अरे ये तैयारी है मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। दैट मीन्स कि ये कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होना चाहिए बताओ तो? ये होना चाहिए हेटरोट्रॉपिक का पैरासाइटिक, है ना, पैरासाइटिक। आगे देखते हैं, अभी और फोटो आएगा और अब बातें आएंगी। अब हम लोग एक एक करके देखते हैं, फोटो देख लिया, अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं ऑटोट्रॉपिक फिर हेटरोट्रॉपिक। तो सबसे पहले हमारे पास दो तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ऑटोट्रॉपिक, हेटरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक, हेटरोट्रॉपिक। ऑटो मीन्स होता है सेल्फ, ट्रॉपिक मीन्स होता है न्यूट्रिशन। ऐसा ऑर्गेनिम्स जो अपना खाना खुद से बनाए
किसको यूज करके? इनऑर्गेनिक मटेरियल को यूज करके। सर इनऑर्गेनिक मटेरियल क्या होता है? सनलाइट, H2O, CO2, ये सब क्या है? नेचर में प्रेजेंट है, हमारे सराउंडिंग में प्रेजेंट है, इसलिए उसको हम इनऑर्गेनिक मटेरियल बोल रहे हैं। उससे बनेगा क्या? सर ऑर्गेनिक मटेरियल बनेगा, उसको क्या बोलेंगे? फूड बोलेंगे। समझ में आ गया? एक बार पढ़ देते हैं। हमारे पास क्या है कि ऑटो मीन्स होता है सेल्फ, उसके बाद मीन्स न्यूट्रिशन, इन न्यूट्रिशन मेक देयर ऑन फूड, सिंपल सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। हाउ इट वर्क? ऑर्गेनिक सनलाइट को यूज करेगा, कन्वर्ट करेगा एंड कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू ग्लूकोज फूड थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। कैसे वर्क करता है ध्यान से समझना। ऑर्गेनिक सनलाइट एनर्जी को यूज किया, उसके बाद किसको कन्वर्ट? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को किसमें कन्वर्ट किया? सनलाइट को यूज करके किसको किसमें कन्वर्ट किया? सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को किसमें? ग्लूकोज में। सर ग्लूकोज के बारे में तो बोले थे, फूड ही तो बोला जाता है, ग्लूकोज को ही तो फूड बोला जाता है। एग्जाम्पल किसमें किसमें देखने को मिलता है? जिसमें ग्रीन पिगमेंट होगा। ग्रीन पिगमेंट करता क्या है सर? ग्रीन पिगमेंट ट्रैप करता है सनलाइट को। अरे ग्रीन पिगमेंट को बोलते क्या है? क्लोरोफिल। क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल। अब उसके बाद हमको पता है कि जो खाना को बना रहा है उसको प्रोड्यूसर बोलेंगे, जो माल बनाता है उसको प्रोड्यूसर बोलते हैं, और जो माल वहां से लाता है उसको कंज्यूमर बोलेंगे। डेट मीन्स कि हम लोग अगर किसी का बहुत बड़ा दुकान है तो और वो उसका फैक्ट्री है तो उसको प्रोड्यूसर बोल रहे हैं, जो उसके यहाँ कस्टमर जा रहा है उसको कंज्यूमर बोल रहे हैं। उसी तरीके से प्लांट हमारे लिए प्रोड्यूसर है और वी आर जस्ट लाइक ए कस्टमर, क्योंकि हम लोग को खाना चाहिए और हम लोग एक तरह का कंज्यूमर है। अब हमारे पास पॉइंट यहाँ पे ये है कि इस ऑर्गेनिज्म को ऑटोट्रोफस बोलते हैं। कुछ बैक्टीरिया और कुछ एल्गी में भी देखने को मिलता है। ये हमारे पास बताओ कि कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन का फिगर है। ये हमारे पास मशरूम है जिसको टोडस्टूल बोलते हैं, एगेरिकस याद करो, और एक तरह का फंगस होता है, और साथ साथ ये पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जो मैंने बात बताया था। पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन सर ये किसके अंदर आएगा? ऑटो के अंदर तो नहीं आएगा, हेटेरोट्रोपस के अंदर आएगा। और ये हमारे एक मिनट पैरासाइटिक नहीं, रॉन्ग हो गया यार, गलती हो गया, सेप्रोफाइटिक है ना। सेप्रोफाइटिक क्या क्या बोल दिए, पैरासाइटिक कैसे होगा? बहुत गलत, थोड़ा गलत नहीं, बहुत गलत। क्या मास्टर, सेप्रोफाइटिक भी नहीं पता है तुमको, है ना? कुछ कुछ तो ऐसा बच्चा है। अब यहाँ देखते हैं। अब हमारे पास हेटेरोट्रॉपिक को हमको पता है कि हेटेरो का मतलब होता है सर अदर, और ये इसमें क्या होगा कि हम लोग खाना पे डिपेंड है, अदर ऑर्गेनिम्स पे, और कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। कैसे? नेक्स्ट पॉइंट है हाउ इट वर्क। तो हाउ इट वर्क का बात करते हैं तो हम लोग या तो लिविंग थिंग्स को खाते हैं या डेड ऑर्गेनिम्स को। बहुत जो कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं वो तो खाते ही है ना डेड ऑर्गेनिम्स को। तो हमारे पास पॉइंट ये है कि एग्जाम्पल क्या है, कुछ एनिमल्स, मोस्ट बैक्टीरिया, फंगी, और बहुत सारे बैक्टीरिया और फंगी और नॉन ग्रीन प्लांट्स लाइक ये ऑर्गेनिम्स को क्या बोलते हैं? कंज्यूमर्स बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है हेटेरोट्रॉपिक को हम लोग 3 पार्ट में बांटे, सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक, होलोजोइक। सेप्रोफाइटिक क्या होता है सर? सेप्रोफाइटिक मतलब जो डेड अटैकिंग ऑर्गेनिक मैटर से अपना न्यूट्रिशन को ड्राइव करता है उसको हम सेप्रोफाइटिक बोलते हैं। सेकेंड पॉइंट सर, पैरासाइटिक क्या होता है? एक होस्ट होता है, होस्ट के ऊपर ऑर्गेनिम्स अपना डिराइव करता है न्यूट्रिशन, होस्ट से ही लेता है। होस्ट क्या हो सकता है? एनिमल भी हो सकता है, कभी कभार ह्यूमंस भी होता है। तो ये जो पैरासाइटिक होते हैं वो डैमेज करते हैं ऑर्गेनिम्स को, और जो होस्ट होता है उसको कोई फ़ायदा नहीं होता है, जिससे वो न्यूट्रिशन लेता है उससे उसको फ़ायदा होता है। हमारे पास नेक्स्ट है होलोजोइक। होलोजोइक मतलब ये खाना है, इसको हम खाएं, पचाएं, उसके बाद क्या हुआ हमारा बॉडी में क्या हुआ? सबसे पहले तो हम लोग इसको टेकिंग ऑफ फूड लिए, डैट मीन्स कि इंजेक्शन प्रोसेस से लिए। उसके बाद हमारे बॉडी में जाके एब्जॉर्प्शन हुआ होगा, एसिमिलेशन हुआ होगा। अगर हम लोग कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिम्स से, अमीबा में भी ये सब प्रोसेस देखने को मिलता है। उसके बाद हमारे बॉडी से अनवांटेड मटेरियल इजेशन हो जाएगा, डैट मीन्स कि एक्सक्रीशन जिसको हम लोग बोल रहे हैं। तो ये होलोजोइक में दिख रहा है जहाँ पे सॉलिड फूड मटेरियल। अब देखो एक एक बार इसका डेफिनेशन को पढ़ देते हैं कि एग्जाम में तुमको लिखना कैसे। डेफिनेशन है ऑर्गेनिम्स ऑब्टेन फूड फ्रॉम डेड एंड डेकिंग ऑर्गेनिक मैटर लाइक डेड प्लांट्स और रोटेन ब्रेड। ठीक है, ये हमारा क्या है? देखो डेड प्लांट से, एनिमल से और रोटेन ब्रेड से जो ऑर्गेनिम्स डिराइव कर रहा है न्यूट्रिशन सड़ा गला चीज से, उसको हम सेप्रोफाइटिक बोल रहा है। फंगी लाइक मोल्ड, मशरूम, ईस्ट एंड सम बैक्टीरिया। कैसे काम कर रहा है सर? ये ऑर्गेन ब्रेक डाउन करता है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस को। हमारे पास ये सब्सटेंस है, इसको ब्रेक डाउन करेगा। इसको क्या करेगा? ब्रेक डाउन करेगा इन सिंपलर सब्सटेंस। किसमें? सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन करेगा, और जिसको वो इजिली एब्जॉर्ब कर सकता है। आगे देखते हैं। हमारे पास है पैरासाइटिक, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो डिराइव करता है दूसरे ऑर्गेनिज्म से, लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसको हम होस्ट बोल रहे हैं बिना उसको मारे, जैसे कि कसकटा जिसको अमरवेल बोल रहे हैं, लाइस, टिक्स, लीचेस, प्लाज्मोडियम एंड राउंड वॉर्म्स। याद रखना कि ये सारा एग्जाम्पल है पैरासाइटिक का, जो होस्ट पे रखे उसी से न्यूट्रिशन डिराइव करता है। और कुछ बातें, पैरासाइट हार्म करता है होस्ट को, डू नॉट गिव बेनिफिट टू द
डू नॉट गिव बेनिफिट टू द रिटर्न, दैट मीन्स कि होस्ट को बेनिफिट नहीं देता है, उसको नुकसान देता है। ये होस्ट कैन प्लांट भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है, मतलब कि हो सकता है पैरासाइटिक प्लांट को भी हार्म कर सकता है और एनिमल को भी हार्म कर सकता है। बहुत सारे डिजीज जो डोमेस्टिक एनिमल्स में और क्रॉप्स में दिखेंगे वो कौन कॉज करता है, पैरासाइट कॉज करता है। बहुत सारे क्रॉप्स में पैरासाइटिक तुमको इन्फेक्शन दिखेंगे और बहुत सारे एनिमल्स में भी ऐसे इन्फेक्शन दिखेंगे। अब उसके बाद हमारे पास राउंड बम्स कॉज डिजीज इन ह्यूमंस एंड एनिमल्स लाइक डॉग्स एंड कैटल्स। तो राउंड बम्स के बारे में डायरेक्ट बताया कि ये कॉज करता है ह्यूमंस में भी डिजीज, एनिमल्स में भी, डॉग्स में, कैटल में भी। ये मिलता कहाँ पे सर? ह्यूमंस के बॉडी में भी आ सकता है, एस्केरिस है ना, ये सारा हमारा डोमेस्टिक एनिमल्स के बॉडी में भी तुमको दिखेगा। अब उसके बाद आगे आते हैं, आगे हमारे पास क्या लिखवाए थे तुम लोग को? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऐसा न्यूट्रिशन जहाँ पे फीडिंग होता है सॉलिड फूड और उसके बाद प्लांट प्रोडक्ट और एनिमल प्रोडक्ट। या तो हम प्लांट प्रोडक्ट को खा रहे हैं या तो हम एनिमल प्रोडक्ट को खा रहे हैं, पर वो सब्सटेंस कैसा है? सॉलिड। उसके बाद हमारे पास एग्जांपल क्या है? बहुत सारे एनिमल जैसे कि ह्यूमन बींग्स सॉलिड फूड को खाया, बॉडी में लाया, किस प्रोसेस से लाया? इंजेक्शन प्रोसेस से लाया। उसके बाद ये इंजेस्टेड फूड को डाइजेस्ट किए, ब्रोकन डाउन किए, सिम्पलर सब्सटेंस में बदले, उसके बाद ब्रोकन डाउन इनटू एब्जॉर्ब बाय द सेल्स ऑफ द बॉडी। अब अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब फूड को बाहर निकाला जाए। अब यहाँ पे हमारे पास स्टैंडर्ड डेफिनेशन है जिसको तुम लिख सकते हो। न्यूट्रिशन किसके लिए सर? किसके लिए स्टैंडर्ड डेफिनेशन है? अभी तो होलोजोइक के लिए लिखवा रहे थे। तो न्यूट्रिशन ऑर्गेन्स लिया, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड, उसको सिंपल में बांटा, मतलब सिंपल में तो पहले खाया किस प्रोसेस से? इंजेक्शन प्रोसेस से, इनटू द फूड बाय द प्रोसेस ऑफ इंजेक्शन, और इंजेस्टेड फूड को हम लोग डाइजेस्ट किए, एब्जॉर्ब किए बाय द सेल्स ऑफ एन ऑर्गन्स। यही हमारा क्या था? होलोजोइक। और हमारे पास किसका है? होलोजोइक का। अब उसके बाद हमारे पास एग्जांपल ह्यूमन, एनिमल एंड अमीबा। अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है सर, कुछ पॉइंट ऐसा है जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है न्यूट्रिशन, दैट मीन्स कि न्यूट्रिशन प्लांट और एनिमल को स्टार्ट करने से पहले कुछ ऐसा बात बता दो जिससे एग्जाम और अच्छा चल जाए। तो कुछ बात समझ लो। डिफ्यूजन जो होता है, जैसे कि मेरा बात समझना, मान लो कि ये छोटा एक अमीबा है, क्या अमीबा में डिफ्यूजन से काम चल जाता है? चल जाता है। क्यों चल जाता है सर? क्योंकि ये सिंगल सेल से बना हुआ है। इसको ज़रूरत नहीं है कि इसका सारा सेल्स क्या है इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में। क्या मेरा किडनी का सेल्स कांटेक्ट में? यहाँ से एयर एक्सचेंज हो सकता है क्या? नहीं। हार्ट क्यों बनाया गया था? क्योंकि पंपिंग करना जरूरी था, ब्लड का पंप करना जरूरी था। हमारा बॉडी में रिस्पिरेटरी सिस्टम क्यों है? क्योंकि गैस का एक्सचेंज होना जरूरी है। हमारा सेल्स में ऑक्सीजन का डिमांड डिफ्यूजन के थ्रू नहीं हो सकता, इसीलिए। ठीक है, उसके बाद ये तुम पढ़ लेना। अब उसके बाद इन केस ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेन्स ये डिफ्यूजन बहुत स्लो प्रोसेस हो जाएगा और हमारे को उससे फुलफिलमेंट एनर्जी नहीं होगा। क्या क्राइटेरिया होना चाहिए कुछ भी लिविंग के लिए? मूवमेंट, रिस्पिरेशन, सेंसिटिविटी, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, ये सब है। तो रॉ मटेरियल क्या चाहिए? खाना, पानी, ऑक्सीजन। इसके अलावा अगर नहीं रहा तो रियली बता रहे हैं कि अभी 1:15 हुआ है, बहुत थक गया है, जाके आराम से हमको सोना है। तुम भी इस लेक्चर को आराम से कल देखना, इसको स्ट्रीम कर रहे होंगे, ठीक है। और कल मिलते हैं, दैट मीन्स कि नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं और क्लास में मिलते हैं, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम, और टीचर पे ट्रस्ट रखो। और बेसिकली हम बार बार बोलते हैं कि एक कनेक्शन बिल्ड करो, दिस लाइफ इज़ टू शॉर्ट। और यहाँ पे इतना नेगेटिविटी लेके कोई जो चलते हो, जस्ट 2-3% स्टूडेंट, तो मत चलो, ठीक है। पढ़ाई करो और आगे बढ़ो, बात खत्म है, ठीक है। थैंक यू, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ओके, बाय।